Hello friends, welcome to iExamB. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी 25 जून को आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाएं। तो मैंने काफ़ी सारे पोल कंडक्ट किए थे, कुछ स्टूडेंट से बात भी किया था कि क्या क्या उनको चाहिए। और अभी आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी मैं यहाँ पे कुछ एडवाइस करूँगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बताऊँगा कि ऐसे लोग आरबीआई की तैयारी ना करें। ये किस टाइप के स्टूडेंट है या किस टाइप की अगर आपका थॉट होगा तो आप ये प्रिपरेशन करना छोड़ सकते हैं या छोड़ देना चाहिए, वो मैं आगे एंड में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और ये भी लोगों में डाउट है कि जो इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं उसकी क्या रियलिटी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम के बारे में या कोई भी प्रोसेस के बारे में अगर डाउट है या आप उसको बिलीव नहीं करते हैं तो फिर आपको उस एग्ज़ाम को मतलब प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम में उस केस में क्या होगा कि एवरी टाइम आपके दिमाग में वो डाउट चलता रहेगा, तो आप फुल आपका जो एनर्जी है, फुल जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर दे नहीं पाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 में इंटरव्यू का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो 23 की तैयारी करेंगे उनको अभी से किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो एस्पेक्ट भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो चलिए देखिए, 2022 में अगर आप देखेंगे तो अभी इंटरव्यू का जो वेटेज है वो हुआ है 75 मार्क्स, यानी कि 2021 में ही ये चेंज हुआ था 75 मार्क्स का। उसके पहले ये 50 मार्क का था। यानी टोटल जो हमारा अभी एग्ज़ाम है वो है 375 मार्क्स का। इसमें से 75 मार्क्स जो है आपको इंटरव्यू को है, यानी कि इसका वेटेज 20% है। और इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 मार्क या इससे भी कम 3-2 भी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से लेके आपको 72-73 मार्क्स भी यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये हम कुछ एनालिसिस देख लेते हैं लास्ट ईयर के जो इंटरव्यू मार्क्स है उसमें। कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पे दिया है, EWS, ST, SC, OBC, जनरल या आप इसको अनरिजर्व्ड कह सकते हैं, और ओवरऑल एवरेज कितना है। तो अगर आप देखेंगे हाईएस्ट मार्क्स जो मिले थे वो मिले थे SC कैंडिडेट को। OBC में भी 70 मार्क्स है, जनरल में 72 था, ST में 63, EWS में 55। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा यहाँ पर इंटरव्यू में कोई पार्शलिटी नहीं होती है। यानी कि ऐसा कोई नहीं कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको ज़्यादा या कम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज मार्क यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल 50 के आसपास मार्क्स था एवरेज। मिनिमम मार्क्स देखिए, जो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, मैंने जो 3-4 कहा वो ऐसे कैंडिडेट है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए अभी क्या है, इंटरव्यू ऐसा बन गया है एक फैक्टर कि अगर उनको लगा कि आपको नहीं लेना है तो 2-3-4-5 मार्क दे देंगे तो आप इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन से आउट हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले 1 to 49 के आसपास रेंज था। और इसमें ऐसा होता था कि जिनको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मार्क्स मिलते थे उनका भी सिलेक्शन होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा दिया है। यानी कि अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट बिल्कुल ही काम का नहीं है तो उसको वो सिंगल डिजिट मार्क दे देंगे, तो उनका मार्क्स रिटर्न में कितना भी हो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। और ये फेज़ 2 का एवरेज है, मतलब EWS कैंडिडेट का कितना एवरेज है, ST का कितना है, SC का कितना है। OBC कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा एवरेज था 204, ये जनरल का है। और ओवरऑल 198 के आसपास ये एवरेज रहा था। ये जस्ट एनालिसिस है, तो हम देखते हैं। तो अभी ये भी देखते हैं कि लास्ट ईयर 70 से ज़्यादा कितने लोगों को मार्क्स थे, 21 लोगों को थे। 65 एंड अबव 50, 60 एंड अबव 75, यानी कि लोगों को मार्क्स मिले थे। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है कि इंटरव्यू पैनल अच्छा नहीं है। देखो, इंटरव्यू पैनल का ना कोई रिलेटिव है यहाँ पर, ना कोई दुश्मन है, इसलिए वो कोई बायस वहाँ पे नहीं रहता है। 99.9% केसेस में बायस नहीं रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। और जिसको लगता है कि ये प्रोसेस फेयर नहीं है उसको ये गेम में उतरना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अगर आप आएंगे क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे आरबीआई पैनल ऐसा है वैसा है, बहुत सिंपल है। क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे साइकोलॉजिकली, अगर किसी को कम मार्क्स आते हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं यार कि मुझे इंटरव्यू में कुछ आया नहीं है। वो क्या कहेगा, मेरा गैप था इसलिए नहीं दिया। अगर ये आपको अभी लग रहा है तो आप अभी ही मत दो एग्ज़ाम, आप
बिल्कुल फॉर्म मत फॉर्म करो। जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना कि ऐसे स्टूडेंट्स इसको अप्लाई मत करिए, ऐसे कि अभी आपको लगता है कि आपके गैप की वजह से वो नहीं देंगे, ऐसा तो रियलिटी में नहीं है, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। लेकिन आपको लगता है तो आप क्यों इस चक्कर में 2-3 साल वेस्ट कर रहे हैं? आप अभी से मत दीजिए एग्ज़ाम, अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस फेयर नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं देते। हाईएस्ट लास्ट ईयर एससी कैटेगरी के था, जनरल कैटेगरी में 2-4 मार्क्स मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि किसी को प्रिजुडाइज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैप वाला भी दिखा दूंगा, 6-7 साल का गैप है, 7 साल प्रिपरेशन किया, कुछ जॉब नहीं किया, तभी भी मार्क्स मिल गए। ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है। एक ही रूल है, इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर दो और मार्क्स लाओ, इतना सिंपल रूल है। जिसको बिलीव नहीं है सिस्टम में, वो ये एग्जाम का फॉर्म ना भरे, अभी से कह देता हूँ। अदरवाइज आगे जाके सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, बोल देंगे कि सर मेरा गैप था इसलिए नहीं दिया। तो ये अभी आपको अभी से पता है, अगर गैप को नहीं देते तो आप मत कीजिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। क्या होता है कि हमें खुद की कमी छुपानी है, इसलिए हम उंगली दिखाते हैं कि यार देखो मैं आर्ट्स का था इसलिए मुझे नहीं दिया, मैं गांव का था इसलिए मुझे नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज एससी कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले। ये टॉप के कैंडिडेट से हाईएस्ट, इसने ओवरऑल हाईएस्ट टॉप किया है इंटरव्यू में। ओबीसी कैंडिडेट्स के मार्क्स देख लीजिए, ये टॉप मार्क्स है। इसके बाद ये जनरल कैटेगरी के मार्क्स है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते थे, इट इज़ ऑब्वियस कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे ये ओवरऑल टॉपर्स है, ओवरऑल 20 टॉपर्स है। इसमें से एक यहाँ पे एससी कैंडिडेट है, यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट भी है, एसटी कैंडिडेट को भी 70 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब है कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप दिमाग में फिट कर दीजिए। अगर आपको डाउट है तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके बाद अभी ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि जिनको फेज 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं मिले। 18 है, 39 है, 51 है, लेकिन इसके बावजूद उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब ये कैंडिडेट तो ऐसा है कि एक लड़की है, ये इनको 18 मार्क मिले हैं, वन ऑफ द लोएस्ट मार्क इन आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू। लेकिन ये लड़की ने टॉप किया है यूपीएससी इंटरव्यू में, 206 मार्क है, अभी आईएफएस ऑफिसर बन गई है। ठीक है, आई थिंक 22-23 के आसपास इनका रैंक था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या है, एक कैंडिडेट में देखा है कि एक इंटरव्यू में 45, अगले इंटरव्यू में 11 मार्क। इसका मतलब है सेम कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर दिए, यहाँ पर नहीं दिए। एक कैंडिडेट ऐसा भी है जिसको 10 मार्क मिले, नेक्स्ट टाइम 44 मिले, या आउट ऑफ 50 की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आए, सेम पर्सन है। तो इसका बहुत सिंपल मीनिंग है कि आपने उस दिन परफॉर्म किया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक कैंडिडेट को 2 पैनल में भेज देंगे, जैसे मान लीजिए 11 बजे 10 बजे ये जाता है ए पैनल को और 11 बजे जाता है बी पैनल को, तो इसमें भी वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पर 10 मार्क मिल सकते हैं, यहाँ पर 48 मार्क मिल सकते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर इसको नहीं आया, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जहाँ पर आंसर आया। क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछा कि नागालैंड के गवर्नर कौन है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा, और बाई चांस सुबह सुबह न्यूज़पेपर देख लिया और वहाँ पर गवर्नर का नाम आ गया, नागालैंड के बता दिया, तो खुश। तो इसका मतलब है कभी कभी लक का भी फैक्टर होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि लक आपको फेवर नहीं करेगा तो आप अप्लाई मत कीजिए अभी से, फिर बाद में मत बोलिए मेरा लक खराब है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये मेन है कि हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी खुद की। ठीक है, लक एवरी जगह पे लक है, एवरी सिचुएशन में लक होता ही है। मुझे बताओ, आपने, कुछ लोग ऐसे हैं 50% सिलेबस पढ़ाई किया, 50% छोड़ दिया, ये आपके बारे में भी हुआ होगा एग्जाम में, और उसी में से लकीली क्वेश्चन आके जो आपने पढ़ा है तो आप लकी है। और अगर उसी ऐसे पोर्शन में से कि दूसरे को क्वेश्चन है कि उसने वो नहीं पढ़ा है तो वो लकी है। तो ये बात हमारे हाथ में नहीं है, और ये सबके साथ होता है। तो ये लक और कोई अनलकी है, किसका लक अच्छा नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद ये है डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स, ये है इंटरव्यू के मार्क्स। देख लीजिए, मतलब ये यहाँ पे दिया है कि ये जो कैंडिडेट है हाईएस्ट मार्क्स लाया है इंटरव्यू में, ये कैंडिडेट है लोएस्ट मार्क लाया है, ये है डिस्क्रिप्टिव में, ये है इंटरव्यू में। यानी कि ये क्या बताता है, ये ऊपर में एक सपोज ये नंबर देखेंगे आप, फॉर एग्जांपल ये 49 नंबर का कैंडिडेट जिसका रैंक है, तो उसमें आप देखेंगे उनको
फेज़ 2 में कितना मिला है, इंटरव्यू में कितना मिला है। ये इससे ग्राफ है बताने का, यानी कि अगर आपका ओवरऑल सिलेक्शन चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर अभी से आपको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा गैप है, तो रिटर्न में इतने मार्क्स लाओ। तो ये 2023 वाले बच्चों को एडवाइस है कि इंटरव्यू में 18 मार्क्स मिले भी सिलेक्शन होना चाहिए। तो हमें देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो पेसिमिस्टिक होते हैं। आप कुछ भी कहिए वो पेसिमिस्टिक ही रहेंगे। नहीं सर, वो इंटरव्यू पैनल ना, मेरे इंटरव्यू चलने के बीच में वो चेयरमैन उठ गया है बीच में से तो और बाकी के मेंबर भी थे ना, पैनल का पैनल थोड़ी उठ गया है, कुछ फ़ोन आया होगा, कुछ किया होगा, बाकी मेंबर होते हैं बाद में डिस्कस करके देते हैं, और वो बीच में से उठेंगे नहीं उठेंगे तो हो सकता है कि कुछ अर्जेंट काम आया होगा, बाथरूम जाना पड़ रहा होगा। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो बात होती है ना, ये पेसिमिस्टिक लोग करते हैं जिनको कहीं पे भी क्रिटिसाइज करना है। मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, आपको बताता हूँ। एक कैंडिडेट को लास्ट ईयर मार्क्स मिले 50 में से, उस टाइम पर मार्क्स मिले 30, और वो सिलेक्शन नहीं हुआ और बोल रहा सर मुझे मेरे पे अन्याय हो गया। अभी दूसरे साल 75 में से भी 30 मिले, इससे भी कम मिले ये कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो कुछ क्रिटिसिज्म नहीं, कुछ क्रिटिसिज्म नहीं। आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। आपको अगर 10 मार्क मिलके सिलेक्शन होता है तो आपको क्या करना है वो मार्क्स से, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको निगेटिव करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगर आपको विश्वास नहीं है सिस्टम में तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल बात। उसके बाद ये कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि मैंने वो बात बताई थी ना, वो एक लड़की की, वो सदफ चौधरी इनका नाम है। यूपीएससी रैंक 23, आईएफएस हुई है 229.5, हाईएस्ट मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में, इंटरव्यू में 18 मार्क आरबीआई के, क्योंकि परफॉर्म नहीं किया होगा वहाँ पर, यूपीएससी में परफॉर्म किया होगा इसलिए टॉप किया है। और ये इनके आरबीआई के मार्क्स है, ठीक है। ओबीसी में उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये कैंडिडेट है 12 जिनका यूपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है, आरबीआई में भी हुआ है, और ऑब्वियस है कि उन्होंने यूपीएससी का जो कुछ भी सर्विस मिला होगा वो उन्होंने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैंडिडेट बहुत होशियार है, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर नहीं आए इसलिए मार्क्स नहीं मिले, यहाँ पे आए इसलिए मार्क्स मिले, ठीक है। कोई प्रिजुडाइज नहीं होता है 99.9 केस में। अगर एक हाथ दूसरा हो गया तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए, हिंदी में दे सकते कि दे सकते। अभी हमारे लास्ट ईयर जो 116 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उनका बायोडेटा, उनका प्रोफाइल हमारे पास था, तो ये उसमें से नंबर है। लेकिन जो टोटल लास्ट ईयर 257 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता, उसमें से मुझे लगता है 10 से 12 लोगों ने हिंदी में इंटरव्यू देके सिलेक्शन हुआ होगा। अब ये तीनों के तीनों बीटेक थे, झारखंड से थे, 2 एक दिल्ली से था। इनका एज 26, 28, एंड एक को 69 मार्क्स मिले, एक को 33, एक को 30, और फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो इनको कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे 30 मार्क क्यों दिए, सिलेक्शन हो गया मतलब अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें से 70% जो कैंडिडेट थे हमारे 116 में से, वो यूपीएससी एस्पिरेंट कभी ना कभी रहे थे। अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे मिलेंगे आपको, मैक्सिमम तो बीए बीटेक मिलेंगे क्योंकि वो लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। 116 में से 80 तो बीए बीटेक वाले हैं, बीए एमए वाले भी है, एमबीए वाले हैं, बीकॉम है, बीएससी एमएससी है, आर्किटेक्चर है। एक लड़की, 2 लड़की टोटल, एक हमारी स्टूडेंट थी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, ठीक है, जिसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग छोड़ के। बीसीए एक कैंडिडेट स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, 2 स्टूडेंट थे, ठीक है। ये प्रोफाइल है, सारे बैकग्राउंड से लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये तो हमारा 116 कैंडिडेट का डेटा है। अगर आप 257 का निकलेगा तो आपको कोई डॉक्टर विक्टर भी मिल जाएगा। मुझे याद है 2012 या 13 में एक लड़की थी, बीएचएमएस होम्योपैथी डॉक्टर, आरबीआई में सेलेक्ट हुई थी। कोई बोल नहीं सकता कि आपका क्या रिलेशन है, आरबीआई में कोई भी दे सकता है, ठीक है। अगर किसी ने तबला में ग्रेजुएशन किया है वो भी आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर बन सकता है, कोई पूछ नहीं पाएगा आप यहाँ पे आके क्या करोगे, ठीक है। क्योंकि जॉब ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, नो स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। वर्क एक्सपीरियंस, तो 86 स्टूडेंट्स हमारे 116 में से ऐसे थे कि जिनको वर्क एक्सपीरियंस था, ठीक है। अगर आप पकड़ेंगे 20, ये जो 20 है 1 साल, उनको हम फ्रेशर भी पकड़ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट थे 20, 1 साल का एक्सपीरियंस, ये 2 साल वाले हैं, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 6+ ईयर्स वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। गैप, 2 साल के गैप वाले 10 थे, 3 साल के गैप वाले 12, 4 साल के 6, 5 साल के 4, और ये इसमें से एक 6, 7, 8 साल के गैप वाले भी लोग थे।
आपको बस वहाँ पर जस्टिफाई करना है कि वो गैप में आप क्या कर रहे थे। अगर आप कहेंगे कि सर मैं सिर्फ खाना खाता था और सोता था 8 साल, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा तो कोई करता नहीं है, आप कुछ ना कुछ ट्राई करते होंगे। 4 साल 5 साल आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, कुछ बिजनेस किया, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के किए, कुछ अटेम्प्ट्स नहीं चला, फेल हो गया, ये सारे रीजंस वैलिड है। अगर कोई लड़की है, लेडीज़ है, उनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इम्पॉर्टेंट काम है। उसकी वजह से अगर 5 6 7 का गैप होगा तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, दैट इज़ ड्यूटी। ठीक है, तो ये गैप वाली बात आप निकाल दीजिए। ये कौन करता है? ये फेल्योर लोग करता है, उसको इंटरव्यू में कुछ आता नहीं है और बाद में बोलेंगे मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं क्योंकि मेरा गैप था, अदरवाइज आई एम वेरी ब्रिलियंट एंड उन्होंने 15 के 15 क्वेश्चन पूछे, सारे के सारे आंसर दिए, लेकिन गैप की वजह से उन्होंने मुझे लिया नहीं। ऐसा होता नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, इसलिए दिखाता है उंगली की गैप को। ठीक है, आप समझ लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके गैप के वजह से सिलेक्शन नहीं करेंगे तो अभी से छोड़ दो, क्यों आप 1.5 साल वेस्ट करने वाले हो। ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुझे बात कैसी पता चली, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट 116, इनका पूरा बायोडेटा हमारे पास था। तो जो इसमें से 86 लोग ऐसे थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस था, उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक के 18 थे, आईटी कंपनी है, पीएसयू है, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ये एकेडमिशियन प्रोफेसर थे, ये इंश्योरेंस कंपनी में थे, इनका बिजनेस था, और 2 स्टूडेंट यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट थे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो टोटल 116 थे, उसमें से 57 कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, लेकिन यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सबसे ज़्यादा थे, सेकंड वाले थे, थर्ड वाले थे, फोर्थ वाले थे। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट का भी कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, फेज़ 2 में अच्छा स्कोर लाना है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। एज वाइज एज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 116 में से है, मुझे पता है एक कैंडिडेट का एज 35 ही था। ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप में 40 एज तक भी आप दे सकते हैं। अगर आरबीआई असिस्टेंट जो है वो 50 के एज में भी आरबीआई का एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पर आगे अगर जाके कोई 50 साल का आरबीआई ग्रेड भी बनता है एग्ज़ाम देके, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 22 साल का एक कैंडिडेट था, आई थिंक एक लड़की थी, ये डीयू की थी, मैंने इंटरव्यू लिया था उनका, काफ़ी ब्रिलियंट थी वो। उन्होंने आरबीआई में ना कोई एक इंटर्नशिप किया था, मुझे पता है पॉलिटिकल साइंस उनका बैकग्राउंड था। तो अगर आप एवरेज देखेंगे ना, तो एवरेज नियर अबाउट 28-29 के आसपास आता है आरबीआई सिलेक्शन का। 30 ईयर्स के 8 लोग थे, 31 ईयर्स के 4, 32 साल के 4, 33 साल के यहाँ पर 3-4 लोग यहाँ पर थे। तो इसका मतलब है कोई फैक्टर आपके सिलेक्शन के बीच में नहीं आ सकता है। बस 2 चीज़ें मैटर करती है, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स लाओ, जहाँ पर आपके बैकग्राउंड का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं मतलब कोई वहाँ पे प्रिजुडाइज नहीं होता है। अगर कोई इसी ने इकोनॉमिक्स फाइनेंस पढ़ा है तो उसको थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यस। अभी ऐसा है कि किसी का एज ज़्यादा है, वो भी कुछ बीच में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है, और जो रियल स्टूडेंट होता है ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके अपना अपना पढ़ाई करते रहते। अगर आप में से किसी को 2022 का इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आज रात को, यानी कि आज है 1 जुलाई को 8:15 से 9:30 बजे मेरा लेक्चर होने वाला है। और कल 2000 आई थिंक 16-17 का एक कैंडिडेट है जो भी आरबीआई में जॉब कर रहा है, उन्होंने सिंगल डिजिट रैंक लाया था आरबीआई में। वो सैटरडे को इवनिंग को जो आरबीआई गेट बी के 2022 के कैंडिडेट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल, उनके लिए गाइडेंस कर रहा है। लेकिन जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो भी वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ये एग्जाम बी के स्टूडेंट के लिए वहाँ पर वो गाइड करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया था, और आपको भी कुछ वहाँ पर एडवाइस देने वाले हैं। अगर आपको 2023 का हमारा कोर्स स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ही मैं मेरा पूरा जो वीडियो है हमारा पूरा कोर्स है उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का वीडियो बनाया है, इस साल का पेपर कैसे आया है, उसके बाद ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, एफएम डिस्क्रिप्टिव एंड ईएसआई ऑब्जेक्टिव, आप इसको एमसीक्यू कहिए, इसका वीडियो बनाया था। और मैक्सिमम कंटेंट इसमें से आया है, अभी एफएम एमसीक्यू का नहीं बनाया है, और वहाँ पर विद प्रूफ दिया है। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि कोई आपको कहता है तो आपको बिलीव करना है, क्योंकि अभी आप देखो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए, और ले सकते हैं आप। तो मुझे बताओ, अगर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते ना आप, और दूसरे से पूछना चाहते, तो
आई कैन से दैट दिस इज़ नॉट गुड थिंग, बट आई कैन से कि यार आप मतलब एलिजिबल नहीं हो आरबीआई ऑफिसर बनने के लिए। आपको अंदर जाने के बाद काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लेने, तो ये बहुत छोटे डिसीजन है, ये आप खुद लीजिए। आप देखिए मार्केट में क्या क्या, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्स ज्वाइन ही करना है। अगर आपको कोई मेंटर अवेलेबल है जो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, आपके पेपर चेक करके देगा, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या है, आजकल इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। मैं बताऊं आईआईटी में nowadays it's very difficult for a normal candidate without joining any coaching institute he can secure good rank in IIT। लेकिन हो क्या गया ना, इसलिए कि सारे लोगों को अगर गाइडेंस मिलेगा ना, जो गाइडेंस नहीं लेगा वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। ये रियलिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोर्स ये कर रहा हूँ इसलिए मुझे चाहिए कि यार आप करो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं। आप इम्पार्शियल वे से सोचिए कि यार ये सच में है और ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, अभी सभी लोग कर रहे हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड। लोगों को पता नहीं ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, पूरे साल भर ढूंढते रहते। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ कोर्स ज्वाइन करने से 2 लाख का जॉब मिलता है, तो यहाँ पर 20-25 हज़ार स्पेंड करना बड़ी बात नहीं। ये आपको पूरा लाइफ टाइम मिलने वाला है। ये तो स्टार्ट है, इसके बाद आके 4-5 लाख 10 लाख सैलरी बनेगी 5 साल 10 15 20 साल के बाद। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना रिटर्न आता है तो ये आपको करना चाहिए। और सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप मार्केट में जाइए, कौन कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है गाइडेंस, जाके देखिए कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, एंड देन डिसीजन लीजिए। आप दूसरे को क्या पूछे, उसको क्या पता। अब मैंने एक डिस्कशन देखा था, उसमें एक कैंडिडेट प्रीवियस ईयर में इंटरव्यू में जाके फेल हो गया, एसबीआई में स्केल 2 है, और ऐसे कैंडिडेट को पूछ रहा है यार जिसका क्लरिकल निकला नहीं 2 साल से, क्योंकि मैं दोनों को जानता था इसलिए बता रहा हूँ। जिसका क्लरिकल निकला नहीं 2-4 साल से, वो उसको गाइड कर रहा है। तो सोशल मीडिया यही है, उसको कोई फेस नहीं है। तो आप जाइए, किसी भी मेंटर के पास जाइए, उनसे अच्छा गाइडेंस लीजिए कि जिसको पता है ये सिस्टम कैसी चलती है। ठीक है, तो बताने का पर्पज़ यही था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस चक्कर में मत पड़िए कि यार ये पैसे बना रहे, वो पैसे बना रहे। देखो ये बिजनेस का ज़माना है, तो सारे लोग बिजनेस ही करेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ वी कैन कॉल इट एज अ नोबल प्रोफेशन। हम अगर लोगों को गाइड करते हैं और उसकी लाइफ बनती है, तो यार मुझे 20,000 मिल गया लेकिन उसकी लाइफ बन गई। आप सोचिए, उसको अभी 2 लाख सैलरी पूरा उसका जॉब तक मिलेगा। ठीक है, तो ये विन विन गेम है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ढूंढते ही रह जाएगा पूरे सोशल मीडिया पे, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ये जस्ट मैंने बताया। अभी आप अपना कॉन्शियस, आपका रैशनैलिटी लेके आपको ये डिसीजन लेना है। तो अभी यहाँ से आगे जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो 2022 में जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा, उनके लिए है। तो मैंने एक पोल कंडक्ट किया था, क्योंकि लास्ट एवरी ईयर जैसे 2015 से मैं एवरी मेजर सिटीज़ में जाके इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ फेस टू फेस। सिर्फ लास्ट टाइम हुआ नहीं क्योंकि कोरोना था। तो अभी इस बार हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक दिन का कंप्लीट रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो। जैसे मान लीजिए हम सैटरडे को स्टार्ट करेंगे 10-11 बजे के आसपास मॉर्निंग में, एंड देन यहाँ पर पूरा सैटरडे का दिन चलेगा, एंड देन संडे को जैसे आफ्टरनून को या 2 या 3 बजे तक हम इसको ख़त्म करेंगे। यानी कि लोगों को अगर उनके घर जाना है तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग मैंने यहाँ पे पोल कंडक्ट किया था। तो देखो इतने सारे जो लोग थे उन्होंने बताया था कि सर अगर आप कंडक्ट करेंगे तो हम ये प्रोग्राम में आने में इंटरेस्टेड है। अगर आपको इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपकी अभी क्या क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं, मतलब आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में क्या क्या पूछना है। तो इसके बाद आपका जो कमेंट्स आएगा नीचे, उसके बाद फिर मैं आज के दिन ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, उनको कुछ दिक्कत आई थी कोई पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आंसर करने में, वो भी बताइए। वो सारे जो एस्पेक्ट है वो मैं दूसरे वीडियो में, जो स्पेसिफिकली एक्चुअल जो प्रिपरेशन करना है, एनुअल रिपोर्ट है, बुलेटिन है, आपका ग्रेजुएशन के बारे में क्या क्या करना है, तो ऐसी आपकी स्पेसिफिक क्वेरी मुझे बताइए, यानी कि मैं वो उस स्पेसिफिक क्वेरी को एडजस्ट कर पाऊंगा। तो हम इस बार ऑनलाइन भी इंटरव्यू लेने वाले हैं। जैसे कोई अगर ऐसा है कि जो आ नहीं सकता इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उस लोगों के लिए हम ऑनलाइन भी करेंगे, उसके बाद हम ऑफलाइन भी करेंगे। एंड देन ये जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे क्या होगा, सबसे मेन तो जो 440 लोग आएंगे, इसमें से सपोज 200 भी लोग होगा एक जगह पे, तो आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा। आपको पता भी चलेगा कि दूसरे जो कैंडिडेट्स है वो किस टाइप के बैकग्राउंड से है, आप आपका नॉलेज शेयर कर पाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, अभी तक किसी ने किया नहीं है।
तो ये हम 4 मेजर सिटीज़ में, और अगर बाकी कहीं जगह से अगर रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वेस्ट आती है, जैसे सर नागपुर में करो, जयपुर में करो, जम्मू में करो, हम वहाँ पे भी आएंगे, लेकिन एटलीस्ट 50 स्टूडेंट तो भी होने चाहिए कि यानी कि ये जो है अरेंजमेंट करने के लिए हमें आसानी होगी। तो आपके क्वेश्चन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मैं उसको एड्रेस कर पाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये मेरे साइड से वन साइड कम्युनिकेशन मुझे नहीं करना है। और इसके बाद हम एक जूम मीटिंग भी करेंगे, जिसमें हमारे जो सर है डॉक्टर शर्मा सर, जो आरबीआई में सीजीएम रह चुके हैं, वो IIM अहमदाबाद में विजिटिंग फैकल्टी इंग्लिश की, उनका भी काफ़ी होल्ड है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो उसके लिए हम जूम के भी लाइव लेक्चर्स यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, यानी कि आप अपना जो कुछ भी क्वेरीज है यहाँ पर पूछ सके। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरीज बताइए, तो मैं 3-4 बजे तक वेट करूँगा, जितनी सारी क्वेरीज आएंगी वो, और जो चीज़ें मुझे बतानी उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगा। तो बस इतना ही मुझे बताना था 2022 के स्टूडेंट के लिए, और 2023 में जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको अगले साल के प्रिपरेशन के बारे में भी, इंटरव्यू के बारे में कुछ पूछना है, तो आप वहाँ पर पूछिए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर preparation, your interview and your upcoming examinations.